और देखिए, हम लगातार सबसे बड़ी बहस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को उसका नया मुखिया मिल गया है। मोदी के मोहन पर आज विधायक दल की बैठक में मोहर लगा दी गई और अब मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। एक नए अध्याय की शुरुआत। और विधायक दल की बैठक में जो फैसला हुआ उसके बाद अब क्या स्थिति बन रही है, क्यों यह फैसला लिया गया, इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वो भी जुड़ चुके हैं। जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। केदार सिरोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। केदार जी, मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं कि जरा ये बताइए मुझे कि जातीय, अभी हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा आप लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात की, लेकिन यहां पर आप देखिए मध्य प्रदेश में तो ओबीसी समाज से एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है, एससी समाज से एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और साथ ही साथ सामान्य से एक और मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इससे बेहतर करके दिखाने वाली स्थिति और क्या हो सकती है? आप लोगों को भी एक मैसेज है ये। देखिए जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूं, हम लोग माहौल नहीं बना रहे थे, हम लोग उनका अधिकार देने की बात कर रहे थे। जो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और ये एक जगह भी पूरे देश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश भी हो सकता एक राज्य है। सवाल था, हम पहले भी मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज जी 18 साल से वो रहे। इस बार मोहन यादव जी को उन्हें नॉमिनेट किया है मुख्यमंत्री के लिए। सवाल ये आता है, मोदी के मन में मोहन, अब मध्य प्रदेश के मन में मोहन बनने के लिए अभी मोहन यादव जी को बहुत ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ेगी, जहां तक मुझे लग रहा है। मैं आज की जो चर्चा है ये आज उनके पहले दिन की चर्चा, इसलिए मैं आज कोई टीका टिप्पणी या कोई नकारात्मक या कोई प्रश्न चिन्ह वाली बातें नहीं करूंगा, पर जो वास्तविकता वाली बातें उसमें उनको मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो है उनका भरोसा जीतने में उनको वक्त लगेगा। लेकिन मुझे एक बात और भी समझाइए केदार सिरोही जी, प्रदेश में सत्ता संभाल रही है बीजेपी लंबे समय से, मुख्यमंत्री बीच में 1.5 साल का तकरीबन कार्यकाल आया, लेकिन उसके बावजूद देखिए शिवराज सिंह चौहान, आसान नहीं था यह फैसला लेना, आपको भी मालूम है। सत्ता में रहते रहते भी इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन कर दे रहे हैं। आप विपक्ष में रहते रहते ये कैसे कर पाएंगे? अपने वहां आप नई लीडरशिप क्या तैयार करने की दिशा में सोच भी रहे हैं? लोकसभा चुनाव में भी क्या वैसा दिखाई देगा हमें? बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए, हमारे कांग्रेस में लंबी नई लीडरशिप डेवलप की, इसीलिए हम लोग 70 साल से, हमारी जो 125 साल पुरानी पार्टी है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि हम लोगों ने समय समय पे हमारे यहाँ लीडरशिप डेवलप की है, सिंसियर लीडरशिप डेवलप की है, एक नेतृत्व बनाने में, लेकिन जो कमाल है, जो मुखिया है, जो एक लीडरशिप जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं, वो तो नए लीडरशिप को नहीं, क्योंकि राजस्थान में चले जाइए, नई लीडरशिप आपकी पूरे 5 साल छटपटाती रही, लगातार विरोध करती रही और सचिन पायलट को बार बार ये कहा जाता रहा है कि नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत की जगह पर उनको नहीं तवज्जो दी गई। यहां पर मध्य प्रदेश में आ जाइए, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया नए एक नेतृत्व को दे सकते थे, वो एक युवा नेतृत्व दे सकते थे, उनको कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया और उसकी वजह यह रही कि आपको सरकार तक गंवानी पड़ी। और इसमें सामने और भी हम कुछ एग्जांपल दे देंगे। तेलंगाना को छोड़ दिए तो 2003 ये 10 साल का कार्यकाल था, उसके 2003 से आज 20 साल हो गए, लेकिन आज भी दिग्विजय सिंह सेंटर पॉइंट दिखते हैं कांग्रेस का, वो हटे नहीं है विपक्ष में रहते रहते। देखिए, अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अगर भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा में जो संघ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उनके पास एक अनुभव है, वो अपने अनुभव से चलाते हैं। जैसे अभी आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि संघ से स्टेज में लीजिए ना, आप पूरा फायदा लीजिए, उसमें किसको मनाइए। लेकिन उमंग सिंगार अगर आकर ये कह देंगे कि सरकार में पूरा हस्तक्षेप है दिग्विजय सिंह का या कमलनाथ ही सरकार चलाएंगे, तो इसलिए सवाल उठते हैं ना कि फ्रंट में आपके जो चेहरे हैं का मतलब क्या है। हाँ, देखिए, विधायक दल की बैठक का मतलब क्या है? संघ ने हरी झंडी दी इसलिए उनका नाम तय हो गया। हमारा ये कहना है, वो तो सर आपके यहाँ भी होता है ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिसको तय करती हैं, आप भी वही बोलते हैं ना कि केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय कर देगा वही होगा। आपके यहाँ कब हुई थी विधायक दल में वोटिंग, कब हुई थी? देखिए, हर तेलंगाना में हुई क्या वोटिंग हुई है, विधायक दल ने चुना है। देखिए, सवाल यहाँ पर यह आता है, तो यहाँ पर भी आप ये कहिए ना कि यहाँ पर भी चुना गया है भाई, वो तस्वीरें और वो सिस्टम तो यहाँ भी फॉलो किया गया ना, भले दिल्ली से तय हुआ, लेकिन आपके वहां क्या नाम तय दिल्ली से नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में फिर 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं होता अगर चुने जाते तो।
सिस्टम सबके बराबर है, सबके सिस्टम अपनी अपनी पार्टी की। ठीक है केदार जी, अब हम इस चर्चा को 1 on 1 और लगातार आपसे ही बात करते रहे वो भी ठीक नहीं है। हमारा तो देखिए सिर्फ इतना सा ध्येय है, हम इतना सा चाह रहे हैं कि क्या आप उस विश्लेषणात्मक तौर पर उस एनालिटिकल फेज में है भी या नहीं। सरकार नहीं बना पाए, एकदम आप डिनाइल मतलब एकदम आप आश्वस्त थे कि आप आ रहे हैं, इतनी बड़ा झटका लगा है, क्या आप इस झटके से भी उबरने के लिए तैयार है कि नहीं है। सत्यप्रकाश जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आज सबको शॉक तो लगा ही है, थोड़ा सा झटका जरूर लगा। सत्यप्रकाश जी कैसे लिया, क्योंकि लाडली बहना स्कीम जब भी आपसे चर्चा होती थी आप कहते थे गेम चेंजर स्कीम, और इसको शुरू करने वाले शिवराज सिंह चौहान आप कहते थे कि लोकसभा से पहले नहीं बदले जाएंगे, लेकिन जो तमाम बड़े नेताओं के चेहरे थे वो तो कोई भी नहीं दिखा आज। देखिए लोकेन जी, अकेले हम नहीं, आप भी उसमें शामिल हैं। नहीं, वो मैंने शुरू में स्वीकार कर लिया सर, शो में बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेडिक्शन किसी का भी नहीं था, लेकिन हम सब एक जरूर चर्चा कर रहे थे कि कोई भी नाम चौंकाने वाला भी आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ सरप्राइजिंग डिसीजंस तो लेती है। आपने देखा कहीं ना कहीं वो नाम उतनी चर्चा में छत्तीसगढ़ में भी नहीं था, विष्णुदेव साय का, जितना और सब नाम राउंड में थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे था। लेकिन उसी समाज से रेणुका सिंह को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। एक चीज बार बार कह रहा था आपसे कि मध्य प्रदेश के लिए जब एसटी सिलेक्शन छत्तीसगढ़ के लिए हो गया तो ओबीसी कम्युनिटी से ही सीएम फेस होगा, लेकिन अब वो नाम प्रहलाद पटेल का होगा, राकेश सिंह का होगा, इवन भूपेंद्र सिंह का होगा, लेकिन मोहन यादव तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन। और आपने देखा कि चूं चपाट भी नहीं निकली, कितने बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, जिनके बयानों की चर्चा की, कहां अब क्या मैं बात करूं, कैलाश विजयवर्गीय ने यहां तक कहा था क्या मैं एमएलए बनने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूं। प्रहलाद पटेल कहते थे नहीं लाडली बहना नहीं, पीएम साहब का। तोमर ने हालांकि कभी सामने इस चीज को नहीं किया, लेकिन ये बात निश्चित है कि ऐसे नेताओं को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नाम लेके आए हैं जिस नाम का विरोध पार्टी में जरा भी नहीं दिख रहा। हालांकि ये इस पार्टी का ट्रेडिशन भी है कि जो भी डिसीजन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब ये नए जमाने की यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जमाने की पार्टी है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी और वो जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है ना सर, वो है अनुशासन, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जयंत सर, मैं आपसे कुछ समझना चाह रहा हूं सर। आप हमेशा ये बात कही गई जब से हम आकलन कर रहे हैं कि 2024 को जहन में रख करके ही कोई फैसला होगा जो भी होगा। तो मैं आप ये समझना चाहूंगा कि मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाने के पीछे क्या ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से उनका नाम आगे आया, उनके पक्ष में कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उनका नाम चुना गया, और 2024 में इसका क्या फायदा बीजेपी को और कैसे। देखिए लोकेन जी, जो हम लोगों का पूरा सोच था वो जो लाडली बहना थी और मध्य प्रदेश केंद्रित पूरा का पूरा राजनीतिक जो हमारा सोच था वो ये था कि भाई शिवराज सिंह चौहान की ये जो लाडली बहना है। अब जब लोकसभा की बात आएगी तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सोच के अनुसार हमारे यहाँ पूरा जो मतदाता है वो मतदान करता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे है, आज संयोग है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे मोहर लगा दी कि ये निर्णय सही था। तो ये अब एक जो बड़ा भारी चल रहा था कि 370 गलत है ये है, तो वो एक बहुत बड़ा एक फेदर इन द कैप जिसको कहते हैं, ये एक आ गया भारतीय जनता पार्टी। दूसरा 22 तारीख को जो जनवरी में राम मंदिर का शिलान्यास वो होगा, उद्घाटन होगा, तो उसके बाद वो पूरी की पूरी जो सोच है हमारी और केंद्रीय जो लोकसभा का चुनाव होगा वो एक अलग पूरे के पूरे धरातल पे होगा, अलग विचारधारा मैं इसे समझने की कोशिश करूं। आप ये कह रहे हैं कि जब 24 का इलेक्शन होगा तो 23 के जो समीकरण है या मुख्यमंत्री का चेहरा उस वक्त उतना मौजूद नहीं रहेगा, केवल प्रधानमंत्री और इस तरह के मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे उस वक्त। जी नहीं, ठीक है। लेकिन दुर्गेश, दूसरी जो बात है सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो इंडिया गठबंधन
उसमें यादव जैसे यूपी से अखिलेश यादव हैं, वहाँ मुलायम सिंह वो अपने लालू यादव उनका परिवार है। तो यादव वोट जो है ये इसको काउंटर करने के लिए ओबीसी के ये यहाँ पे यादव मोहन यादव जी जो हैं तो वो गठबंधन पे बड़ी भारी चोट है। तो आपने कहा ना कि सर ये उसी हिसाब से, मतलब ये एक अलग चीज है जिसका आकलन हम लोग नहीं कर रहे थे, हम तो दूसरी तरह की बातें कर रहे थे कि जो केंद्र से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन में रहेगा, ट्यूनिंग होगी उसकी बातें, लेकिन ये एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश है। और दुर्गेश केसवानी जी, मैं सऊद आपके पास आ रहा हूं जरा कि अब जब ये फैसला हो गया है तो दो बातें हैं जिसका एक बार आपने जवाब भी देने की कोशिश की। पहली कि अब प्राथमिकताओं के बारे में बात हो रही है, और यह कि क्या गुजरात मॉडल की हम यहां पर एक पुनरावृत्ति देखेंगे कि अब नए चेहरे को कमान है तो पूरा का पूरा कैबिनेट भी नया होगा, या फिर हम देखेंगे कि जो पुराने कैबिनेट में तमाम बड़े चेहरे थे उन्हें भी इस बार के कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और फिर वही बात कि जो दिग्गज हैं, जो बड़े चेहरे हैं, प्रहलाद पटेल है, रीति पाठक है, राकेश सिंह है, शिवराज सिंह चौहान है, उनकी भूमिका क्या हो सकती है इसी परिप्रेक्ष्य में? दुर्गेश जी। देखिए सऊद जी, मैंने आपसे बैठते से ही इस बात को कहा कि हमारे यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता अपनी भूमिका तय नहीं करता है, हमारा संगठन तय करेगा कि किसको किस भूमिका में देखना है। नहीं सर, मैं कैबिनेट के बारे में पूछ रहा हूं, मैं अभी कैबिनेट गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये तो विधायक दल की बैठक में ही होगा ना, विधायक तो तय करेंगे। दोनों जी। अच्छा, ओके ठीक है। देखिए उसमें उसी बात पे ही मैं आ रहा था। मैं एक संगठन निश्चित रूप से हम जब लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे थे तो लैंडस्लाइड विक्ट्री तो हमारी गुजरात में भी हुई, हम इसीलिए बार बार आपके चैनल पर जब भी हम जितनी बार भी सऊद जी बैठे तो हमने इसी बात को दोहराया कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम उसको लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके भी आए। और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दायित्व की चिंता नहीं करता है, वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल अनुशासन है तो किसी की महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा तो थी, तभी तो अभी सत्यप्रकाश जी ने कुछ बयान याद दिलाए, उसमें चाहे गोपाल भार्गव का बयान हो, चाहे उसमें कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबकी महत्वाकांक्षा थी तो एक को चुनते तो उसमें विरोध और ज्यादा बढ़ जाता, इसीलिए सोचा कि नहीं किसी ऐसे को चुन लेते जिससे विरोध ही ना हो और ये तमाम सीनियर लीडर्स को कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। और लोकेंद्र, महत्वाकांक्षा तो खुद शिवराज सिंह चौहान की भी थी, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मामा से बड़ा पद कोई नहीं होता, मध्य प्रदेश छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, वो उनकी महत्वाकांक्षा ही थी। और मामा चले जाएंगे तो फिर बहुत याद आएंगे, इस तरह की वर्डिंग तो थी ही उनकी भी। दुर्गेश जी। देखिए लोकेन जी, हम राजनीति में सेवा के मिशन को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं और निश्चित रूप से जब हम सेवा को प्राथमिकता करते हैं तो महत्वाकांक्षाएं सब चीजें बाद में आती हैं। अगर महत्वाकांक्षाएं थी भी, अगर मैं जैसे सत्यप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा उन्होंने बयान भी बताया, अगर महत्वाकांक्षा थी भी किसी की तो वो उस समय तक थी जब तक पार्टी ने किसी को दायित्व नहीं दिया, तब तक हम निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा हो सकती है। पर जैसे ही दायित्व पार्टी ने दिया किसी कार्यकर्ता को, अब हम कार्यकर्ताओं का ये भाव है कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएं, जहां पे करके आप कह रहे हैं पार्टी सर्वोपरि, महत्वाकांक्षा एक तरफ और पार्टी का दायित्व एक तरफ पे आकर खड़ा, आप वो लगातार स्टैंड दे रहे हैं। लेकिन केदार सिरोही जी देखिए, निश्चित रूप से, हाँ जी, निश्चित रूप से आपके ही चैनलों पे हम जब बैठकर लोकेन जी बात करते थे तो आप ये कहते थे कि इतना बड़ा निर्णय कैसे हो जाएगा, कहीं किसी के कार्यकर्ता ऐसा करेंगे, किसी में आपने इतनी बड़ी पार्टी, हमारा अनुशासन देखा, कोई कार्यकर्ता ने इफ एंड बट्स किया क्या आपके चैनलों पे? आपके बाइक्स वहां पे आपकी पूरी टीम सुबह से लगी हुई है इस निर्णयों को लेकर, कहीं किसी टीम के पास किसी ने आके विरोध दर्ज कराने की बात की क्या? नहीं। हमारे जब तक हमारा संगठन हमारे लिए जब तक आदेशित नहीं करेगा तब तक हम उसी जो अक्षरशः संगठन बोलेगा हम उसका पालन करने का काम करते हैं। जैसे ही हमारे संगठन ने नए मुखिया का नाम तय किया, हम सब चट्टान की तरह एक चीज बताइए दुर्गेश जी, इसमें भी 8 दिन का वक्त तो लगा आपको, यानी कि क्लियरिटी तो नहीं थी, महत्वाकांक्षाएं तो थी, लॉबिंग तो हो रही थी, इसीलिए 8 दिन का वक्त लग गया। ये
देखिए कहीं कोई देरी नहीं हुई, सब समय पे हुआ है। जिस समय पे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ये आपको मैं याद दिला दूं सर, वैसे आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश में पिछले जो 4-5 चुनाव हुए हैं सबसे लेट यहाँ पर मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है। 3-3, 4-4 दिन में ऐलान हुए हैं हर बार। उसका भी कारण है, उसका भी एक कारण है लोकेन जी। हम हर चुनाव में सीएम फेस के साथ गए थे। इस बार हमारा सीएम फेस कमल का फूल को लेकर हम पूरे माननीय मोदी जी के जो हमारी कैंपेन थी, एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी, हम उसको लेकर आगे बढ़े थे। और निश्चित रूप से जब हमारे नेतृत्व ने इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ने के लिए बोला, किसी भी एक भी कोई स्वर सुनाई दिया कि आपको इतना बड़े पद से जाकर मैं विधायक का चुनाव चर्चा करते रहना हमारे यहाँ इन सब चीजों की जगह नहीं। दुर्गेश जी मैं आ रहा हूँ, पत्रकारिता में लगातार कयासबाजी, चर्चा करना, आकलन करना, और ऐसा नहीं है कि वो आकलन हवाई होते हैं, उनमें कई बार बहुत स्ट्रांग खबरें होती हैं, लेकिन उसको एंड टाइम पे जो भी है वो पलट भी जाती हैं। लेकिन अब मैं एक आकलन आपका ये चाहता हूं कि भाई ये जो बड़े नेता बच गए, जिनको लेकर हम पिछले इतने दिनों से पद ढूंढ रहे थे, क्या पद मिलेगा, क्या बीजेपी चौंकाते हुए एक बार फिर से इन सभी लोगों को कैबिनेट में शामिल करवाएगी और ये लोग एज ए कैबिनेट मंत्री ही अब काम करेंगे, या फिर से वही कयासबाजी की ये लोकसभा का चुनाव अब लड़ने जा रहे हैं दोबारा से सारे नेता? मैं तो यही कहूंगा कि कुछ भी जो आकलन करें, हो सकता है उससे हम कई बहुत ऊपर बीजेपी सोच रही हो। देखिए अभी आपने एक प्रश्न जरूर किया था, मैं उसको आगे चल के फिर बताता हूं कि मोहन यादव ही क्यों, उनके पक्ष में क्या बातें गई सेंट्रल लीडरशिप के लिए। देखिए एक सबसे बड़ी चीज है, ओबीसी कम्युनिटी इस समय पूरे देश में राजनीति का सब्जेक्ट है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने कहीं ना कहीं कास्ट बेस सेंसस की बात रख दी है, और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी पे पड़ता है तो इसी पर ही पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रहलाद पटेल जैसे नेता थे, राकेश सिंह जैसे नेता थे, दूसरे भूपेंद्र सिंह जैसे नेता थे, तो फिर मोहन यादव को क्यों सिलेक्ट किया? इसके पीछे कहीं ना कहीं यादव कम्युनिटी पर्टिकुलरली, देखिए यादव कम्युनिटी, अगर हम केवल साउथ इंडिया को छोड़ दें तो चाहे सेंट्रल इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, यहां या ईस्ट हो, यहां यादव भर के है। तो ऐसे में 2024 के इलेक्शंस में जबकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने दो बड़े यादव लीडर्स, चाहे तेजस्वी हो या अखिलेश हो, जैसे सामने हो, तो एक यादव उनको काउंटर नहीं। लेकिन सत्यप्रकाश सर, मैं ये एक चीज जरूर जोड़ना चाह रहा हूं इसमें कि हमने देखा है बीते चुनावों में कि वो जो यादव फैक्टर जो था ना, वो फैक्टर कमजोर पड़ा है, और 2019 में भी हमने देखा कि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब हिंदुत्व ज्यादा हावी रहा, वो यादव फैक्टर शायद उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। नहीं, लेकिन बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि वो एक एक चीज पर बारीकी पकड़ रखती है। क्योंकि अब आप देखिए 2019 के इलेक्शंस की बात करें, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं, 29 में से 28, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, वहां भी सरकार नहीं थी। इवन राजस्थान में तो 25 की 25, वहां भी सरकार नहीं थी। तो ये सीएम का चेहरा या नाम, ये इफेक्ट केवल इस स्टेट के पर्पस से नहीं ठीक है सर उस इंडिया को देखते हुए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने, बड़ी बात आपने कही, और माइक्रो लेवल पर वो फैसला लिया गया है, इसका बहुत आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन दुर्गेश जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता से जुड़ा सवाल है। बड़े वादे किए गए, और जाहिर सी बात है वादे केंद्र भी कर रहा था, और मुख्यमंत्री उस वक्त रहे शिवराज सिंह चौहान, वो कर रहे थे। लाडली बहना की बात उन्होंने सीधे वादा किया था कि 1000 से बढ़ा के 1250 और वो 3000 तक भी लेके जाएंगे। उन्होंने और तमाम वादे किए हैं। अब लेकिन नेतृत्व अलग है, क्या उन वादों पर अमल करना प्राथमिकता होगी और उसी तरीके से उस पर अमल किया जाएगा जैसे अभी तक होता रहा? क्योंकि ये आपके लिए एक चैलेंज भी होगा और ये जिम्मेदारी भी होगी। दुर्गेश जी, देखिए लोकेन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आप सदैव से ही जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की बात करते हैं, और आप आज भी वही आप जनता से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। आपने अगर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अगर आपने पहले वर्डिंग सुने होंगे तो उन्होंने निश्चित रूप से यह कहा
कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास माननीय शिवराज जी ने किया उसको गति देने का काम करेंगे। जो हमारा संकल्प है उसको तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। और भी जो जनता के बीच से जब बातें निकल कर आती हैं, जो जन कल्याण की बातें होती हैं, हमने आज तक कभी भी, आप देखेंगे 20 साल से मध्य प्रदेश में हम लगातार काम कर रहे हैं, हमने एक दिन भी ओवरड्राफ्ट में आने नहीं दिया। हमने एक दिन में भी ये नहीं कहा कि हमारे पास किसी जन कल्याण के लिए फंड की कमी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो कहते ही थे हमेशा कि अपनी जनता के लिए विजन वो जाहिर बात रखेंगे। जो पुरानी सरकार चल रही थी उससे तो हटकर ही होगा, लीडरशिप बदली है तो काम करने का स्टाइल भी जाहिर बात है यहाँ पर बदलेगा। लेकिन समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और कांग्रेस के प्रवक्ता केदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सऊद, मध्य प्रदेश के लिए अहम दिन रहा ये 11 तारीख और नई लीडरशिप यहां से दिखी है। अब ये लीडरशिप क्या कमाल करती है मध्य प्रदेश में, इसका इंतजार है। और देखिए, जो मैंडेट मिला है उसकी जिम्मेदारी भी, और खास बात ये भी हम लगातार कह रहे हैं कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अब इस नए अध्याय में एक नई लीडरशिप पर वो ज्यादा प्रेशर होगा, वो जिम्मेदारी होगी कि वो वैसे ही काम करके दिखाएं जैसा कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान ने किया और जो लकीर खींची उससे आगे बढ़कर के दिखाए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।